हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास हमें लगता है कि इस चैप्टर का या तो लास्ट होगा या तो सेकंड लास्ट होगा। आज हम लोग परिवहन उपकरण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जिससे जैसे कि रेलवे का जो डिब्बा बनता है उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 व्हीलर कार बनता है उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में फैक्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग इस चैप्टर में उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर हर एक चीज का उद्योग ना पढ़ेंगे, सब चीज उद्योग में आता है तो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ना हम लोग बस वही पढ़ने वाले हैं, बस आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज निर्माण उद्योग ये जो चैप्टर है, या तो आज इसको खत्म ही कर देंगे या तो फिर आज सेकंड लास्ट चैप्टर होगा, अगली क्लास में होगा। देखते हैं कितना देर तक और कितना दूर तक होता है, ठीक है ना। आइए हम लोग प्यारे बच्चों एकदम बेहतरीन तरीके से आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आज इस क्लास को करेंगे। आप लोग कैसे हैं? सर आज मेरा बर्थडे है। रणधीर कुमार जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, तो चलिए सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनंदन कुमार, विकास ठाकुर, संजना राज, खुशी कुमारी गुप्ता, माधुरी कुमारी, राहुल कुमार, ऋषभ सिंह, ठीक है ना। सब लोग हमारे साथ बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ अभी इस क्लास में जुड़े हुए हैं। अर्चना कुमारी बोल रही है, गुरुजी मेरा भी बर्थडे है। ठीक है अर्चना, तुम्हारा भी बर्थडे है तो तुमको भी हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। जिन लोगों का भी आज बर्थडे है उन सभी बच्चों को हमारे तरफ से हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना, गॉड ब्लेस यू। दिक्कत यही ना है, अभी एक दूगों का नाम ले लिए तो आप सब लोग करेंगे सर आज हमारा बर्थडे भी है, आज हमारा बर्थडे भी है। अरे यार, टारगेट फुट में सबका बर्थडे आज ही हो जाएगा क्या है? नहीं, ईमानदारी से बताइए, कम से कम अपना जन्मदिन तो ईमानदारी से बताइए। कम से कम ये तो ईमानदारी से बताइए कि भगवान किस दिन हमको पृथ्वी पर भेजे थे, इसमें झूठ ना बोलिए कम से कम। तो आओ बाबू, हम लोग ना एकदम अच्छे तरीके से निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेलवे का जो पहिया, ये रेलवे का जो डब्बा बनता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। कल हम आप लोगों को लोहा के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, खाद के बारे में, सीमेंट के बारे में सब कुछ बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे उद्योग के बारे में जहां पर कि रेलवे का डब्बा बनता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा रेलवे जो कि भारत में या फिर किसी भी देश में यातायात के साधन का एक सबसे बड़ा जरिया है, सबसे मुख्य जरिया है। सबसे ज्यादा लोग अगर यातायात करते हैं, सबसे ज्यादा लोग अगर परिवहन के साधन का उपयोग करते हैं तो वो है रेलवे। रेलवे का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आज हम लोग इसी रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग रेलवे के बारे में ही बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए आज हम लोग अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से चीजों को समझते हैं। अगर बात किया जाए रेलवे का, ठीक है ना, तो भारत में रेलवे इंजन, यात्री डिब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। देखिए रेलवे में क्या होता है कि रेलवे का इंजन अलग जगह पे बनता है, रेलवे का जो इंजन होता है वो अलग जगह पे बनता है। अभी आपको बताएंगे कि बिहार में भी इसका वर्कशॉप है, ठीक है ना। अभी आपको हम बताएंगे कि बिहार में भी इसका वर्कशॉप है, कहाँ में है बताएंगे अभी हम आपको। तो देखिए रेलवे में क्या होता है ना कि रेलवे का जो डब्बा हो गया वो अलग जगह पे बनता है, इंजन हो गया वो अलग जगह पे बनता है, और मालगाड़ी का जो डब्बा हो गया वो अलग जगह पे बनता है, ठीक है ना। तो अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे बनती है। आज भारत रेलवे के भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करता है। भारत जो है अब रेलवे का डब्बा बनाने के मामले में सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बनाता है, भारत दूसरे देशों के लिए यानी विदेशों में भी रेलवे डिब्बा बना करके बेचता है। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित ये जो चितरंजन है उसके लोकोमोटिव वर्क में बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो अगर आपसे पूछेगा कि पश्चिम बंगाल में कहां पर रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं तो बताइएगा चितरंजन में। वाराणसी में बात किया जाए तो वाराणसी यानी बनारस में डीजल चलित रेल इंजनों के बनाने का कारखाना है। उत्तर प्रदेश के बनारस में जाइएगा तो वहां पर ये डीजल इंजन बनता है। रेलवे में ना देखते होंगे आप लोग कि कहीं कहीं पर डीजल इंजन वाला रेलवे चलता है, जो कि डीजल से चलता है, जिससे धुआं फेंकता है। लेकिन अब ज्यादातर जो ये जो रेलवे का अगर बात किया जाए तो सब बिजली से चलता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, वाराणसी में डीजल वाला रेलवे बनता है। सवारी के डिब्बे यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन होता है उसका डिब्बा कहां बनता है? पेराम्बूर में बनता है, बेंगलोर में बनता है, कपूरथला में और कोलकाता में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर मालगाड़ी के डिब्बे की बात की जाए तो मालगाड़ी का डिब्बा कहां बनता है? निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। निजी क्षेत्र मतलब कहीं पर भी एक निजी क्षेत्र होता है जहां पर मतलब कोई सीक्रेट जगह तो नहीं कह सकते हैं, मतलब निजी क्षेत्र मतलब आप समझ सकते हैं ये प्राइवेट जगह, ठीक है ना, कोई ऐसा प्राइवेट जगह जहां पर कि रेल कारखाना बना करके और वहां पर रेल ये मालगाड़ी के डिब्बे तैयार किए जाते हैं, या फिर रेल कारखानों में भी मालगाड़ी के डिब्बे तैयार हो जाते हैं।
अब बात करते हैं बिहार का। तो बिहार में कहां कहां पर बनता है बाबू? तो बिहार में, बिहार के पटना जिले के मोकामा में, बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। ठीक है ना, मोकामा सब लोग जानते होंगे, पटना से आगे बख्तियारपुर के पास में मोकामा है, और वहीं पर भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, एक कंपनी है जहां पर कि क्या बनता है, जहां पर क्या बनता है, रेलवे का डिब्बा बनता है, जो रेलवे के लिए बैगन तैयार करता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में, अब बात करते हैं, एक तो बिहार में मोकामा में हो गया, और दूसरा प्यारे बच्चों जमालपुर में। एक तो मोकामा हो गया, दूसरा कहां, जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, जो कि मुंगेर जिला में है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। मुंगेर वाला जो वर्कशॉप है ना, मुंगेर वाला जो वर्कशॉप है वह रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप है, एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है मुंगेर में, मुंगेर के जमालपुर में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सारण जिला का, बिहार में ही है सारण जिला। तो सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना, और नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी क्या है, निर्माणाधीन है। तो प्यारे बच्चों, अभी नालंदा जिला में भी बन रहा है, और नालंदा जिला के हरनौत में, ठीक है ना, रेलवे डिब्बा के, ये रेलवे डिब्बा बनाने वाला कारखाना अभी बन रहा है। मतलब बिहार में रेलवे के बारे में बात किया जाए तो बिहार में ये सारण जिला हो गया, उसके अलावा मुंगेर जिला हो गया, फिर इधर पटना जिला हो गया, पटना का ये जो मोकामा है, इन सब जगहों पर रेलवे का वर्कशॉप है, रेलवे का डिब्बा तैयार किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? हाँ, मधेपुरा में इंजन बनता है, मधेपुरा में इंजन बनता है, हाँ मधेपुरा में बनता है, लेकिन आपके बुक में मधेपुरा दिया नहीं है, लेकिन मधेपुरा आप लिख सकते हैं कि मधेपुरा में इंजन बनता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, बिहार में भी ना बहुत ज्यादा रेलवे का डिब्बा, रेलवे का इंजन जो है, या फिर रेलवे का जो वैगन है वो तैयार किया जाता है। तो रेलवे के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेलवे के बारे में इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रेलवे के बारे में आप लोग समझ गए। रेलवे के बाद जो अगला कारखाना आता है वो होता है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग जहां पर बनता है कार, ठीक है ना। अब कार का अलग फैक्ट्री है, कार का अलग उद्योग है प्यारे बच्चों, और कार में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कार का निर्माण कर रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे अगर भारत में ही बात किया जाए तो भारत में बहुत सारी कंपनी है। भारत में कार बनाने वाली कंपनी में टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ठीक है ना, टाटा महिंद्रा, और भी कुछ कंपनी है जो इंडियन हो सकता है, जैसे सुजुकी मारुति कहाँ का है देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब कंपनियां जो है ना वो मोटरसाइकिल भी बना रही है, ट्रक भी बना रही है, बस भी बना रही है, ठीक है ना। तो ये सब स्कूटर, ये सब कुछ निर्मित कर रही है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कार उद्योग के बारे में, जिसको मोटर गाड़ी उद्योग कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया ना। कार कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? कार अहमदाबाद, मतलब गुजरात में ज्यादातर बनता है, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया उधर ही है। फिर महाराष्ट्र में बन सकता है, महाराष्ट्र में भी बनता है, ठीक है ना। हाँ, इन सब जगहों पर कार बनता है। आइए, तो प्यारे बच्चों हम लोग कार उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मोटर गाड़ी उद्योग कहते हैं। तो अगर सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक बड़ा है, देखो बाबू, रेल परिवहन तो सीमित है, रेल परिवहन तो कहीं कहीं पर है, लेकिन सड़क परिवहन जो है ना वो रेल परिवहन से भी बड़ा है, ठीक है ना। और इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ठीक है ना, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, ये सब बड़ी संख्या में निर्मित किए गए हैं। ये सब बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ है, बन रहा है। तीन पहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। तीन पहिया स्कूटर, ठीक है ना, जो 3 चक्का वाला स्कूटर है, उसके निर्माण में भारत जो है वो पूरे दुनिया में पहला नंबर पर आता है। मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ में, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश में ही है, तो मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ में भी होता है, सतारा में, पंकी जो कानपुर में पड़ता है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, तो इन सब जगहों पर बनाया जाता है, ठीक है ना। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट, मारुति उद्योग, अगर अभी जिसका हम बात कर रहे थे मारुति, ठीक है ना, तो मारुति जो है ना, मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव में हो गया, हरियाणा में, इन सब जगहों पर बनाया जाता है, ठीक है ना। गुड़गांव जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया ही है, फैक्ट्री वाला एरिया है, और हरियाणा में भी, ठीक है ना। तो इन सब जगहों पे बनाया जाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में, महिंद्रा कंपनी, ठीक है, तो ये नासिक में बनता है। महिंद्रा कंपनी का ही आप स्कॉर्पियो ये सब आता है, स्कॉर्पियो हो गया, बोलेरो हो गया, ठीक है ना, थार जो कितना फेमस है, थार, वो सब महिंद्रा कंपनी का ही है। तो महिंद्रा कंपनी नासिक में ज्यादा एक्टिव है, नासिक में बनता है। स्कॉर्पियो बोलेरो का निर्माण करता है, ठीक है ना। महिंद्रा कंपनी नासिक में स्कॉर्पियो बोलेरो ये सब का निर्माण करता है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। अब टाटा नैनो तो हालांकि बंद हो गया है, शुरुआत में लखटकिया कार करके निकला था टाटा, लेकिन अभी भी टाटा बहुत सारी ऐसे कार बना रही है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास चेन्नई में, पुणे में, इंदौर में, हैदराबाद में और बेंगलोर इस सब में हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि अलग अलग कंपनी है और भारत के अलग अलग हिस्सों में ये सब काम कर रही है, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि विदेशी कंपनी भी है, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब तो अपना देसी कंपनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनी है। और विदेशी कंपनी है, इसका नाम अगर बात करें तो आप लोग
आप लोग सुने होंगे एमजी, ठीक है ना। तो एमजी कंपनी है वो बाहर की कंपनी है, विदेश की कंपनी है। एमजी चाइनीज कंपनी है, चाइना की कंपनी है। इसके अलावा अगर बात करें कार कंपनी में, तो कार कंपनी में अस्कोडा हो गया। अस्कोडा जो है वो विदेश की कंपनी है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनी है, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गया विदेशी कंपनी है, मर्सिडीज हो गया विदेशी कंपनी है, ठीक है ना। हाँ, ये सब ध्यान रखिएगा। जगवार जो है ना, जगवार जो है वो टाटा की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। जगवार जितना फेमस कार जो है ना वो सब टाटा की कंपनी है। टोयोटा, ये अच्छा हाँ, टोयोटा जो है ना वो भी विदेशी कंपनी है, भारत की कंपनी नहीं है। फॉर्च्यूनर जिसका आता है, फॉर्च्यूनर जो आता है ना वो टोयोटा का आता है, वो विदेशी कंपनी है, ठीक है। फोर्ड, फोर्ड अब टाटा परचेज कर लिया है, टाटा के पास अब आ गया है फोर्ड, टाटा ही उसको बनाती है, ठीक है ना। और कौन सा, टेस्ला, वो तो सब लोग को पता है, अमेरिका की कंपनी है, इसका एलोन मस्क का, ठीक है ना, एलोन मस्क का कंपनी है। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग कंपनी है और अलग अलग देश से इसका निर्माण है, लेकिन भारत में भी 4 व्हीलर कार, 2 व्हीलर बाइक, इन सब का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कार कंपनी, जिसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ट्रेन के बारे में बता दिए, ट्रेन उद्योग के बारे में बता दिए, रेलवे उद्योग के बारे में, उसके बाद मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में बता दिए। अब प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, ये होता है पोत उद्योग, ठीक है ना, जो कि एक पानी वाला जहाज है। तो भाई पानी वाला जहाज भी बहुत बड़ा बड़ा जहाज बनता है, और इसको बनाने के लिए एक अलग उद्योग है। जो पानी वाला जहाज है ना, सर बर्नवाल सर कहाँ, मैथ का क्लास क्यों नहीं हो रहा? बर्नवाल सर घर गए थे बाबू, कुछ उनके घर में प्रॉब्लम था या कुछ था, तो 1-2 दिन के लिए गए थे, आज आ जाएंगे, ठीक है ना, आज शाम तक आ जाएंगे, कल से उनका क्लास चलने लगेगा। तो पोत कहने का मतलब होता है पानी वाला जहाज, ठीक है बाबू। तो ये पानी वाला जहाज भी बहुत बड़ा बड़ा जहाज होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए ना कि एक घर 4 मंजिला 5 मंजिला ऊंचा, उतना ऊंचा जहाज ये अकेले होता है, पानी वाला जहाज सब। तो इसका निर्माण अलग कंपनी करती है। तो आज पोत निर्माण एक बहुत बड़ा उद्योग है, और इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। जो पानी वाला जहाज वाला जो उद्योग है, इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं। 5 जगह पे इस प्रकार का पानी वाला जहाज बनाया जाता है, जिसमें पहला आ गया विशाखापत्तनम, दूसरा आ गया कोलकाता, विशाखापत्तनम कोलकाता। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये पोत निर्माण लगभग वहीं पर होता है जिसके अगल बगल में समुद्र हो, ठीक है ना। जैसा विशाखापत्तनम में हो जाइए, कोलकाता में हो जाइए, हुगली नदी है, कोची हो गया, मुंबई हो गया, मझगांव हो गया, इन सब जगहों पर ये पानी वाला जहाज का निर्माण किया जाता है। और बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोची और विशाखापत्तनम में होता है। मझगांव पोत प्रांगण भारतीय नौसेना के पोतों के निर्माण के लिए बनाया गया है। अगर कोलकाता के नजदीक गार्डन रिज में माल नौकाएं, उसके अलावा नट पोत, जल पोतों के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। यानी कि इसका इंजन अलग जगह पे बनाया जाता है, और पूरा जहाज जो है वो अलग जगह पे बनाया जाता है, और बाद में इंजन को ले जाकर के सेट कर दिया जाता है। तो इंजन ये सब हो गया, वो सब अलग अलग जगह पे बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोलकाता के नजदीक गार्डन रिज में ये सब तैयार किया जाता है, और बाकी पूरा जहाज जो हो गया वो तो विशाखापत्तनम में, कोलकाता में, कोची में, मुंबई में, मझगांव में, इन सब जगहों पर पूरा जहाज तैयार किया जाता है, ठीक है। साइकिल कहाँ की कंपनी है सर जी? साइकिल की अगर बात किया जाए ना बाबू, तो साइकिल में बहुत सारा कंपनी आता है। जैसे एवन एक साइकिल कंपनी आता है, ठीक है। हम लोग तो एवन का ही खरीदते थे, चूंकि बहुत बढ़िया होता था, ठीक है ना। तो हम लोग एवन का खरीदते थे, बहुत बढ़िया कंपनी होता था। उसके अलावा एटलस का आता था, ठीक है ना। ये 2 कंपनी हम लोग ज्यादा परचेज करते थे, ठीक है ना। साइकिल में सबसे ज्यादा बढ़िया आता था एवन का और एटलस का, ठीक है ना। और साइकिल में एक आता था, साइकिल कौन सा आता था, बेडरॉक का आता था, बेडरॉक। अगर साइकिल का टायर खराब हो जाता था तो हम लोग बदलवाते थे, तो कहते थे बेडरॉक कंपनी का टायर लगाइएगा। बेडरॉक कंपनी का सबसे बढ़िया आता है। एक रेंजर आता है, हाँ देखिए, स्पीड में चलता है, ठीक है ना। हम लोग जब पहले ये नॉर्मल साइकिल लेते थे ना, तो एक सपना होता था कि रेंजर साइकिल होना चाहिए, जिसका चक्का मोटा होता है, ठीक है ना, या तो फिर बहुत पतला होता है। तो वो चक्का ना बहुत मोटा होता था, और वो बहुत स्पीड में चलता था, ठीक है। उसके अलावा एक हीरो का भी साइकिल आता है, ठीक है, हीरो का भी साइकिल आता है। तो अलग अलग कंपनी है जो साइकिल निर्माण भी कर रही है। आज का क्या लिख रहे हैं, थार कौन कंपनी का है? महिंद्रा कंपनी का है बाबू, हाँ महिंद्रा कंपनी का ही है थार। ट्रैक्टर का कंपनी कौन सा है सर? ट्रैक्टर का कंपनी है बहुत सारा। ट्रैक्टर का कंपनी अगर बात किया जाए तो सोनालिका है, आइसर है, ठीक है ना, जॉन डेनी करके भी आता है एक। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग का फेवरेट गाड़ी फॉर्च्यूनर है क्या? आप लोग बहुत फॉर्च्यूनर बोल रहे हैं, बताओ बाबू,
आप लोगों का फेवरेट गाड़ी कौन सा है? फॉर्च्यूनर? बस का कंपनी कौन सा है? सर बाबू बस अलग अलग कंपनी बनाती है। जैसे एक तो कंपनी है अशोक लीलैंड, तो अशोक लीलैंड है जो ट्रक भी बनाती है, बस भी बनाती है। बाकी बस जो है वो टाटा कंपनी का भी आता है, ठीक है ना, टाटा कंपनी का भी बस आता है। ज्यादातर बस आपको या तो टाटा का देखने के लिए मिलेगा या तो अशोक लीलैंड का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। डिफेंडर, अरे वाह क्या बात है। आइए तो प्यारे बच्चों अब हम लोग ना बात करते हैं किसका, ये जहाज वाला का तो बात हो गया, पानी वाला जहाज का बात हो गया। अब बात करते हैं हवाई जहाज का, ठीक है ना। पानी वाला जहाज का तो बात हो गया, अब बात किसका? हवाई जहाज का, यानी जो आकाश में उड़ने वाला जहाज है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, यह एक नया उद्योग है। वायुयान उद्योग एक नया उद्योग है तथा यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होता है। अगर वायुयान निर्माण की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होता है। और इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलुरु में 1940 ईस्वी में लगाया गया था। यानी कि अगर हवाई जहाज, ऐसे तो ज्यादातर हवाई जहाज जो होता है ना वो विदेशी कंपनी है। जैसे आप इंडिगो देख रहे हैं, एयर इंडिया देख रहे हैं, ये सब ना विदेशी कंपनियां हैं जो कि विदेशों से जहाज बन करके मंगाया जाता है। जैसे अभी आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश किया था, तो वो कंपनी भी अमेरिकी कंपनी था, बाहर का कंपनी था, भारतीय कंपनी नहीं था। मतलब भारत में ना इन सब चीजों का निर्माण बहुत ज्यादा तौर पर नहीं होता है, बहुत हल्के तौर पे होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। अगर भारत में बात किया जाए तो इसका एक कारखाना है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बेंगलुरु में है, और पहली बार 1940 ईस्वी में लगाया गया था। लेकिन भारत अब अनेक प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयानों का निर्माण करता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइन और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। इंडियन एयरलाइन और भारतीय वायुसेना के द्वारा भारतीय वायुयान का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, ठीक है ना। इंडियन एयरलाइन जिससे कि जो सवारी है वो एक जगह से दूसरे जगह पे आते जाते हैं, और एक हो गया भारतीय वायुसेना। देखो बाबू, भारतीय वायुसेना का जो विमान होता है वो अलग विमान होता है, और एक जो नॉर्मल आदमी को ले जाने लेना, मतलब मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है तो हम भारतीय वायुसेना के विमान से थोड़ी जाएंगे, हम तो नॉर्मल इंडिगो के या फिर इस मतलब ये सब जहाज का उपयोग करके जाएंगे। तो ये सब जहाज बनाने वाली कंपनी अलग है, और भारतीय सेना का जो जहाज बनाती है वो कंपनी अलग है, ठीक है ना। तो चूंकि भारतीय सेना का जो जहाज बनता है ना वो युद्ध के पर्पस से बनाया जाता है कि भाई युद्ध में कैसे ये लड़ेगा, युद्ध में कैसे ये बचेगा, तो इस पर्पस से बनाया जाता है। तो इंडियन एयरलाइन और भारतीय वायुसेना द्वारा होता है। आज भारत जो है वो कृषक, पुष्पक, जेंटमिंग, सुपरसोनिक जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर, अनेक प्रकार के वायुयान का निर्माण करते हैं। यानी कि आज भारत जो है वो खुद के दम पर भी अनेक प्रकार के वायुयान का निर्माण करते हैं, और अपने देश की सुरक्षा में बहुत सारे ऐसे वायुयान हैं, बहुत सारे ऐसे विमान हैं जो भारत में ही निर्मित हैं, जो भारत में ही बनाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। यहां तक सारे बच्चों को याद हुआ? मोदी जी के पिन कोड कहाँ बनता है? तो मोदी जी गुजरात के हैं भाई, ठीक है ना बाबू। तो ये हो गया वायुयान उद्योग। बस इसमें यही ध्यान रखिएगा कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगा और क्या नाम था। तो पहला कारखाना का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे बताइएगा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ठीक है ना। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। और कब बना था? तो 1940 ईस्वी में बना था, ध्यान रखिएगा। और फिर भारत में अब तो अनेक प्रकार के विमान बनाए जाते हैं। तो ये प्यारे बच्चों ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक अलग उद्योग का जिसका नाम है सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। जैसे मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब का जो ये निर्माण होता है, ठीक है ना। टीवी निर्माण होता है तो उसमें इस प्रकार का यंत्र का प्रयोग होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है बाबू। तो मोबाइल हो गया इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आता है, और इसके अलावा टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो, तो ये सब में कंप्यूटर हो गया, तो ये सब ना ये मतलब ये सब जितना भी उद्योग है ये सब किस में आता है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आता है। तो याद रखिएगा इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी का जमाना है। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित करेगा उतना ही ज्यादा ये भी सब विकसित करेगा। आज देखते हैं टेक्नोलॉजी कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब छोटका मोबाइल लोग रखता था, ठीक है ना, सिर्फ हरियर का बटन दबा दिया और एकदम उठ गया, ठीक है ना। लेकिन अब टेक्नोलॉजी धीरे 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 बहुत बढ़ते जा रहा है। अब तो टेक्नोलॉजी यहां तक आ गया है कि अब मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो अलग से सिम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी ऐसा मोबाइल बाजार में आ जाएगा कि अब सिम आपको अलग से लगाने का जरूरत ही नहीं है, मोबाइल के अंदर ही सिम इंस्टॉल करके देगा, बस उसको एक्टिव करा लीजिए आप, ठीक है ना। अब मोबाइल देख रहे हैं कि भाई मोबाइल सब लोगों का पसंदीदा चीज हो गया है। शरीर पे बढ़िया कपड़ा हो ना हो, हाथ में बढ़िया मोबाइल जरूर होना चाहिए। तो अब मोबाइल उद्योग भी धीरे धीरे विकास कर रहा है। मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भी जो है वो ये लोगों को मूर्ख बना रही है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 80 मेगापिक्सल का कैमरा है, जितना बढ़िया फिल्टर दे दिया, जितना बढ़िया फोटो आना चाहिए, ठीक है ना। एकदम गोरा बना दे तो एकदम बढ़िया ये मोबाइल है, ठीक है ना। कितना जीबी रैम होना चाहिए, इतना जीबी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 56 तरह का चीज करके ना अपने ग्राहकों को लुभान्वित कर रही है सब मोबाइल कंपनियां सब,
ठीक है, और लोग अच्छे तरीके से खरीद भी रहे हैं। तो ये सब कंपनी के बारे में ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहते हैं। बाबू, अगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपको बंगलोर में मिलेगा, और इसलिए इसे सिलिकन नगर भी कहते हैं। बंगलोर को ना सिलिकन नगर के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल आएगा कि सिलिकन नगर के नाम से किस शहर को जानते हैं, तो याद रखिएगा सिलिकन नगर के नाम से बंगलोर को जानते हैं। ठीक है ना, सिलिकन नगर के नाम से किससे जानते हैं, तो याद रखिएगा सिलिकन नगर के नाम से बंगलोर को जानते हैं। और बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जननी भी कहा जाता है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, रडार, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र, जो हार्डवेयर सब होता है, ये सब कुछ आता है। सॉफ्टवेयर भी आता है। इसका उत्पादक केंद्र बंगलुरु में ज्यादा है। बंगलुरु में अगर जाइएगा तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर होता है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर, मोबाइल सबका फैक्ट्री कंपनी आपको सब बंगलुरु में ज्यादातर मिलेगा। इसके अलावा मुंबई में फिर मिलेगा, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, इन सब जगहों पर आप लोगों को ये सब कंपनियां ज्यादा मिलेंगी। ठीक है ना, तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में यही सब आता है। मोबाइल की कंपनी, टेलीविजन हो गया, ठीक है ना, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब बनाने वाली कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आएगा। ठीक है, हाँ, इसको फुटलूज उद्योग भी कहते हैं, और तकनीकी, ये मतलब तकनीकी उद्योग भी कह सकते हैं। अलग अलग नामों से हम लोग ये इसको कह सकते हैं। गुरुजी, आप फ्री फायर गेम खेले हैं? बाबू, इतना फ्री ही नहीं है कि हम फ्री फायर गेम खेल लें। ठीक है ना, आज तक हमारे मोबाइल में ये सब गेम इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। आप गजब बात कर रहे हैं, है ना। अब टेलीविजन कौन कंपनी का है भाई? टेलीविजन तो सब कंपनी बना रहा है। ठीक है ना, जो कंपनी मोबाइल बना रहा है सब कंपनी टेलीविजन बना रहा है। ठीक है, जैसे रेडमी का टेलीविजन हो गया, रियलमी का टेलीविजन हो गया, लॉयड का टेलीविजन हो गया, एलजी का हो गया, सैमसंग का हो गया। ठीक है ना, अलग अलग कंपनी का टेलीविजन है, सोनी का हो गया, सब अलग अलग कंपनी का टेलीविजन है। ठीक है बाबू, इसको ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। बहुत सारा उद्योग के बारे में करना है, लेकिन ये सब ना, ये सब जगहों से क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस किताब में आ गया है तो बस हम लोग देख ले रहे हैं, लेकिन इन सब जगहों से ना क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है। अब अगला है तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग, जिसको हम लोग रेडीमेड कपड़ा बोलते हैं ना जी, कि रेडीमेड कपड़ा है, मतलब जो कपड़ा बना बनाया हुआ आता है उसको बोलते हैं क्या, जो तैयार वस्त्र है, या फिर पोशाक उद्योग बोलते हैं। ठीक है बाबू, हाँ। तो यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है। यानी कि जो पोशाक उद्योग है, जिसको रेडीमेड वस्त्र भी बोल सकते हैं, तो यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है। किंतु बड़े केंद्रों में लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, ये सब प्रमुख है। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर होशियारी एवं रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। तो अनेक जगहों पर ना रेडीमेड कपड़ा बिकता है, बनता है। मेरठ हो गया, चंडीगढ़, श्रीनगर, कोलकाता, जयपुर, इसमें से कोई दो चार को शहर के नाम बस आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसे यहां से सवाल बनने का चांस लगभग 0% है। ठीक है ना, जानकारी के लिए आप लोग भले इसको देख सकते हैं। ठीक है बाबू, आइए, अब हो गया सौंदर्य प्रसाधन उपयोग। सौंदर्य प्रसाधन उपयोग जैसे सुंदरता को बढ़ाने वाला उपयोग है। ये जो सुंदरता को बढ़ाने वाला उद्योग है, वैसा उद्योग जहां पर लिपस्टिक बनता हो, पाउडर बनता हो, ऑयल बनता हो, नेल पॉलिश बनता हो, ज्वेलरी बनता हो, तो वैसे उद्योग को क्या कहा जाता है? सौंदर्य प्रसाधन उद्योग कहा जाता है। तो भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ये सब बना रही है। ठीक है ना, अब लड़कियों से पूछो भाई कि कौन कौन कंपनी का आता है, वो सब कुछ बता देगी कि किस किस कंपनी का आता है। जैसे मार्केट में एक बड़ा फेमस चलता है लक्मी का, बहुत कहते हैं लोग कि लक्मी का बढ़िया होता है, तो खूबसूरत उसका सब बढ़िया सब सामान होता है, तो सब लोग यूज करते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग ना यही होता है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और कृत्रिम ज्वेलरी आदि आते हैं। चंदन पर आधारित सौंदर्य मैसूर नगरी को ख्याति प्राप्त है। और इत्र, जिसको सेंट बोलते हैं, स्प्रे बोलते हैं, तो इत्र के लिए जौनपुर, खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज और अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र है। और कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल, जयपुर प्रसिद्ध है। तो बाबू, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये हो गया सौंदर्य प्रसाधन, मतलब सुंदरता को बढ़ाने वाला उद्योग। ठीक है, देखो लड़कियां सब जो है ना, वो सब कंपनी का नाम भी बताना शुरू कर देगी। सर ये बढ़िया आता है, ये बढ़िया आता है, परफ्यूम, हाँ हाँ परफ्यूम। ठीक है बाबू, यहां तक समझ गए। और अब एक लास्ट उद्योग बचा है, खिलौना उद्योग।
सबसे लास्ट उद्योग कौन सा उद्योग बचा है? खिलौना उद्योग, जो बच्चों को खेलने वाला खिलौना होता है। हालांकि ये भी अब तो ज्यादातर चाइनीज ही बाजार में भरा हुआ है, लेकिन भारत के अनेक शहरों में अभी भी खिलौना बनता है। तो खिलौना निर्माण उद्योग भारत में काफी लोगों को रोजगार प्रदान करता है। किंतु चीन और जापान के बारे में बात किया जाए तो चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के आयात से इस उद्योग में काफी ह्रास आया है। लेकिन आज भी यह उद्योग भारत के अनेक शहरों में विकसित है और इसमें सीब कांसी बनारस में खिलौना उद्योग बहुत है। कोलकाता में हो गया, दिल्ली में हो गया, चेन्नई में हो गया, हैदराबाद में, मदुरई में, भोपाल में, इन सब जगहों पर खिलौना बहुत ज्यादा तैयार किया जाता है। मतलब इन सब जगहों पर खिलौना उद्योग भरपूर मात्रा में है। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को ना आप लोग अच्छे तरीके से एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ, तो बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक सभी बच्चों को याद हो गया, यस और नो? ठीक है ना? तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए। क्लियर हो गया? आइए अब प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान कितना है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग का कितना योगदान है? तो आइए समझते हैं। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता, कोई भी देश की आर्थिक संपन्नता उसके निर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। देखो बाबू, एक बात बताते हैं, चाहे कोई भी उद्योग रहे उसका रीढ़ होता है उद्योग, सॉरी, चाहे कोई भी देश रहे उसका रीढ़ होता है उद्योग, क्योंकि उद्योग से सरकार को सबसे ज्यादा फायदा होता है। उद्योग से सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। ठीक है ना? तो उद्योग ना किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी माना जाता है और इन उद्योगों ने लोगों को रोजगार प्रदान भी किया है और उनकी जो कृषि पर निर्भरता थी उसको कम किया है। यानी कि जहां लोग सिर्फ कृषि कार्य पर निर्भर रहते थे, आज लोग वहां से हट करके उद्योग में जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। अगर भारत से कोई सामान विदेशों में जा रहा है तो वहां से हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है, जिससे गरीबी की समस्या पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण क्षेत्रीय समानताएं कम हुई है। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। सोचिए कि देश के इनकम में 17% योगदान निर्माण उद्योग का है। ठीक है ना? देश के इनकम में, मतलब भारत के पास जितना भी पूंजी है उसका 17% पूंजी निर्माण उद्योग से आया है, मतलब फैक्ट्री सबसे आया है। तो समझ सकते हैं कि निर्माण उद्योग कितना कारगर है। निर्माण उद्योग कितना कारगर है आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है बाबू? तो निर्माण उद्योग के बारे में हम लगभग इतना सब कुछ बता दिए, इसको अच्छे तरीके से आप लोग सब याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? निर्माण उद्योग के बारे में इसको एकदम इतना जितना हम बताए हैं ना उतना एकदम अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्लास और लगेगा, ठीक है ना? नहीं तो लाओ भाई, आज ही ना इसको खत्म करते हैं। आज ही हम इसको खत्म कर देते हैं क्या? थोड़ा 10-15 मिनट लेट होगा, आज खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि उद्योग से ही जुड़ा हुआ है। पहला हो गया उदारीकरण, दूसरा हो गया निजीकरण और तीसरा हो जाता है वैश्वीकरण। तीसरा क्या हो गया बाबू? तीसरा हो गया वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों के बारे में ना हम लोग अब बात करेंगे। उदारीकरण क्या है, ये निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए उदारीकरण के बारे में कि उदारीकरण क्या है, तो देखिए सरकार क्या करती है कि जैसे कोई भी फैक्ट्री है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं लगाती है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर बहुत ज्यादा नियम कानून लगा देंगे ना तो लोग फैक्ट्री नहीं लगाएगा। तो सरकार क्या करती है कि जो आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध हैं सिर्फ उसी को रखती है और बाकी सब नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटा देती है। और नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाने की इस प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण का मुख्य जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको कहा जाता है कि जो मनमोहन सिंह थे ना वो उदारीकरण लेकर के आए थे। ठीक है? और इसके तहत क्या था ना कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गया था और व्यापार में भी बहुत हद तक सुधार हुआ था। तो उदारीकरण कहने का मतलब यही होता है, एकदम एक लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा। उदारीकरण कहने का मतलब होता है कि सरकार द्वारा, उदारीकरण कहने का मतलब होता है सरकार द्वारा नियम और प्रतिबंधों को हटाना। सरकार द्वारा नियमों एवं प्रतिबंधों को हटाना। सरकार द्वारा नियमों एवं प्रतिबंधों को हटाना।
ठीक है ना। सरकार क्या करती है भाई, जितने भी सारे नियम कानून हैं सब लोगों को, सब नियम कानून को क्या करती है, हटाती है। तो सरकार द्वारा नियम एवं प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। दूसरा बात करते हैं निजीकरण का। निजीकरण क्या है? निजीकरण मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो सरकारी क्षेत्र है उसको भी अंशतः या पूर्णतः प्राइवेट कर देना, ठीक है ना, जिसके कारण रोजगार का, पूंजी उत्पादन का संभावना बढ़ जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज पूर्णतः सरकारी है तो किया जाता है कि भाई इसको प्राइवेट कर दीजिए, तो वो ज्यादा, जैसे अभी कुछ दिन पहले रेलवे के बारे में खूब हल्ला हुआ था कि रेलवे को सरकार प्राइवेट करने जा रही है। तो इससे क्या होता है ना कि एक ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि सरकार जो है वो रेलवे, मतलब रेलवे तो सरकार का है, लेकिन सरकार ये टिकट जांच करने के लिए बहुत सारे आदमी को रख ले है, इधर उधर करते करते कभी सरकार कहती है कि हम फायदे में हैं, कभी सरकार कहती है कि हम रेलवे से घाटे में हैं। तो भाई इससे अच्छा है कि आप एक निजी कंपनी को रेलवे दे दीजिए, ठीक है ना, उससे आप एक बार में पैसा ले लीजिए कि भाई हम 5 साल के लिए दे रहे हैं और हमको बदले में इतना पैसा चाहिए। अब वो कंपनी जो ली है ठेका, वो क्या कोशिश करेगी कि भाई रेलवे को एकदम बढ़िया से चलाएं ताकि पैसेंजर भर भर के आए और हमें फायदा हो। तो इसलिए निजीकरण कर दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि भारत सरकार को भी फायदा हो, उस कंपनी को भी फायदा हो। तो निजीकरण कहने का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को अंशतः या पूर्णतः निजी क्षेत्र में बदल देना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बदलना। इसका मतलब हुआ सार्वजनिक क्षेत्र को, इसका मतलब हुआ सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बदलना, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बदलना, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बदलना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। और तीसरा होता है वैश्वीकरण, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है ना बाबू। तीसरा क्या होता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन कहने का क्या मतलब हुआ, ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। जैसे आज है ना कि आज हम अपना सामान विदेशों में बेच सकते हैं, विदेशों का सामान हम यहाँ खरीद सकते हैं। जैसे आपके हाथ में चाइना का मोबाइल है, तो चाइनीज मोबाइल है, तो भाई चाइना से भारत में आ गया, मतलब एक देश से दूसरे देश में आ गया। कैसे आ गया, वैश्वीकरण के तहत। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो एक देश का सामान दूसरे देश में नहीं बिकता, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो एक देश का सामान दूसरे देश में नहीं बिकता। आज वैश्वीकरण है, इसलिए एक देश का सामान दूसरे देश में बिक रहा है। तो वैश्वीकरण कहने का मतलब हुआ कि विश्व की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण कहने का क्या मतलब हुआ, वैश्वीकरण कहने का मतलब हुआ विश्व की अर्थव्यवस्था को, ऐसे लिखेंगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है ना, विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ, विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है बाबू। तो यही हो गया निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो अगर अच्छा ये तीनों आया कब था, 1991 में। अगर ये तीनों का बात किया जाए तो तीनों कब आया बाबू, 1991 में। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों कब आया, तो तीनों आया, ध्यान रखिएगा, 1991 में, ठीक है ना। इसलिए अपनाया गया था ताकि आर्थिक मंदी से बाहर निकला जाए, आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकला जाए, चूंकि उस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी था। तो भारत में भी वैश्वीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, हर एक देश में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण हुआ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, बताइए, सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब ना इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। जैसे परीक्षा में सवाल आएगा, परीक्षा में सवाल आता है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर बात किया जाए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का, तो प्यारे बच्चों 1991 ईस्वी में भारत के द्वारा यह तीनों नीतियों को अपनाया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पहली बार कब अपनाया गया, 1991 में। अब बात करते हैं कि उदारीकरण क्या है। अगर बात करें उदारीकरण के बारे में, तो सरकार द्वारा लगाए गए सभी आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को, सुनिएगा जरा ध्यान से, सरकार के द्वारा लगाए गए सभी आवश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध, जो भी सरकार आवश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध लगेले है, उसको हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाता है। अभी बताया ना कि सरकार के द्वारा नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है और इसके तहत अर्थव्यवस्था के सारे द्वार खोल दिए जाएं और व्यापार नीति में सुधार किया जाए। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और उन्हीं का कहना था कि अर्थव्यवस्था के सारे द्वार खोल दीजिए,
जहां से भी इनकम आ सकता है वहां से इनकम आने दीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, बीमा, सेवा, ये सब क्या है? उदारीकरण है। दूसरा होता है बाबू निजीकरण। तो निजीकरण कहने का क्या मतलब हुआ? प्राइवेटाइजेशन, मतलब सब चीज को प्राइवेट कर दीजिए। तो निजी क्षेत्र के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर पूर्णतः या अंशतः रूप से स्वामित्व करना ही निजीकरण कहलाता है। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है जिसका उपयोग सब लोग सरकारी तौर से कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर देना, उसका प्राइवेटाइजेशन कर देना, मतलब उसको प्राइवेट बना देना ही क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। इसमें बाजार के शक्ति को मजबूत किया जाता है, जिसके कारण पूंजी, रोजगार, उत्पादन, विकास की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो निजीकरण कहने का मतलब हुआ किसी भी चीज को निजी कर देना। और तीसरा होता है प्यारे बच्चों वैश्वीकरण। अब ये वैश्वीकरण क्या है? तो याद रखिएगा, विश्व की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ठीक है ना। विश्व का जो अर्थव्यवस्था है उसको, जैसे भारत का अर्थव्यवस्था है उसको पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। जैसे भारत में हर एक देश का सामान बिकेगा, भारत का भी सामान जो है वो हर एक देश में जाकर के बिकेगा। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, कि भाई एक देश दूसरे देश के साथ सामान का व्यापार कर रहा है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी का लगातार प्रवाह होता है और इसके कारण ही हमारे देश में अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई। वैश्वीकरण के तहत विदेशी कंपनियां बहुत सारा हमारे देश में आया, बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आई, जिससे देश का आर्थिक विकास हुआ और इसके कारण विज्ञान, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास देखा गया। जो सकारात्मक प्रभाव है, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब वैश्वीकरण हुआ, आज प्यारे बच्चों सोचो कि भारत का सामान विदेशों में बिक रहा है और विदेशों का सामान भारत में बिक रहा है, तब जाकर के विदेश भी और भारत भी बहुत तरक्की कर रहा है। अगर ऐसा बंद हो जाए तो क्या संभव है कि विकास हो जाए? नहीं संभव है। आप सोचिए ना, अभी हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड कोई भारतीय कंपनी नहीं बनाती है। सैमसंग ये सब बनाती है तो आप कहेंगे सर सैमसंग भारतीय नहीं है, ठीक है ना। भारतीय कोई कंपनी नहीं है जो डिजिटल बोर्ड बना ले। अब मजबूरी है खरीदना चाइनीज चीजें, क्या करिएगा? चाइनीज तो खरीदिएगा। चाइना वाला देखो कितना एकदम दिमाग लगा दिया कि बोर्ड भी बना दिया डिजिटल, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं ना वो सब चाइना वाला कर देता है, ठीक है ना। तो चाइना वाले समय बहुत आगे है। तो इसके फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी का लगातार प्रवाह होता है। इसके कारण ही हमारे देश में अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, जिससे देश का आर्थिक विकास हुआ, जिसके कारण विज्ञान, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास देखा गया, जो सकारात्मक प्रभाव है। और नकारात्मक के रूप में घर का छोटा छोटा उद्योग चौपट हो गया। यानी कहने का मतलब कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां आई भारत में और सब लोग अच्छे तरीके से काम भी किया, लेकिन हमारा जो घरेलू उद्योग था वो इसके चक्कर में बंद हो गया, ठीक है ना। घरेलू उद्योग हमारा क्या हो गया? बंद हो गया। तो कुल मिलाकर के तीनों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों के बारे में ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बताओ बाबू, यहां तक सारा चीज कंसेप्ट क्लियर है? यहां तक सब कंसेप्ट क्लियर बाबू? बताओ जल्दी से। उदारीकरण समझ गए, वैश्वीकरण समझ गए, निजीकरण समझ गए। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, रिवीजन कराते हैं। उदारीकरण कहने का क्या मतलब हुआ? सरकार उदार हो गई। सरकार उदार हो गई कहने का मतलब कि जो आवश्यक नियम, कानून, प्रतिबंध थे सब हटा लिया, तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। निजीकरण कहने का क्या मतलब हुआ? निजीकरण कहने का मतलब हुआ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो चीजें सार्वजनिक था, सरकारी था, उसको प्राइवेट कर दिया गया, तो उसको निजीकरण कहा गया। और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण क्या हुआ? तो वैश्वीकरण कहने का मतलब हुआ कि विश्व का अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना, या किसी देश का अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही क्या कहलाया? वैश्वीकरण कहलाया। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बोलो बाबू, याद रहेगा? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बताइए, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से पूरा समझ जाइएगा। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट डे अब रहने देते हैं, अगले दिन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे किसके बारे में? प्रदूषण के बारे में। अगले दिन पढ़ाएंगे प्रदूषण के बारे में। तो अगली क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण पढ़ाएंगे, जल प्रदूषण पढ़ाएंगे, ध्वनि प्रदूषण पढ़ाएंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण पढ़ाएंगे, और भी 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। 5 प्रकार के प्रदूषण के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में आपका प्रदूषण जो है बाबू वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और आज शाम के बारे में अगर बात किया जाए तो आज शाम में क्या होना है बताओ बाबू? आज शाम में कौन सा क्लास चलना है? आज शाम में बायोलॉजी का। और बायोलॉजी का कौन सा क्लास? तो बायोलॉजी का उत्सर्जन चैप्टर। आज शाम में ना बायोलॉजी का उत्सर्जन चैप्टर होगा। तो शाम में आप लोग बायोलॉजी के उत्सर्जन चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। एकदम शानदार तरीके से हम आप लोगों को आज उत्सर्जन चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज शाम में उत्सर्जन चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ बाबू, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे शाम में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।